हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल टारगेट सेमेस्टर। मैं हूं आपके एजुकेटर सिमरन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं बैंकिंग ऑपरेशन यूनिट 2। दैट इज कि बैंकिंग ऑपरेशन का यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी बच्चे अभी तक बैंकिंग ऑपरेशन यूनिट 1 कंप्लीट नहीं किए हो, जल्दी से जाके कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके सारे लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं। जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हुए थे, जो एक्स्ट्रा थे, जो आपके जानना ज़रूरी था, वो सबको लेते हुए हमने पूरा बैंकिंग ऑपरेशन यूनिट 1 खत्म किया है। ठीक, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बैंकिंग ऑपरेशन यूनिट 2। बैंकिंग ऑपरेशन यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने बैंकिंग ऑपरेशन यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये था आपका बैंकिंग ऑपरेशन। पुराना एक बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं हम लोग, ताकि जान सकें कि हमने क्या क्या देख लिया है और अब आगे क्या क्या और देखना है हमें। ठीक, तो बैंकिंग ऑपरेशन में हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। दैट मीन्स कि बैंक क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। ठीक, क्या फंक्शन होता है इसका, मेन फंक्शन की बात भी हमने की थी, बहुत ही बकायदा अच्छे से आपको बताया था मेन फंक्शन क्या है बैंक का, इसको देखा था। फिर हमने बैंक कितने टाइप्स के होते हैं उसमें देखा था। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स आए थे, जिसमें एक जो दो जो इम्पोर्टेंट हैं उसको अभी देखते हैं। एक है आपका सेंट्रल बैंक और दूसरा है आपका कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है आपका? सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई है। कमर्शियल बैंक कौन से हैं? सारे जितने भी आपके रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं आरबीआई के, वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। जैसे आपका पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक, एचडीएफसी हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक, तो ये दोनों देखने के बाद हमने देखा था फिर कि क्या फंक्शन है इनके। फंक्शंस भी हमने इसी आगे लगा देती हूँ मैं। इसके फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको समझा था हमने। सिमिलरली कमर्शियल बैंक क्या है, क्या फंक्शंस हैं उसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको देखा था। और साथ ही साथ अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट हुई थी आपके सिलेबस में यूनिट 1 में जो था, वो था आपका मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ सवाल आता है कौन बनाता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी? तो आरबीआई ही आपका, जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ जो कंट्री होगा, तो सेंट्रल बैंक आपके इंडिया कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या फंक्शन है, और साथ ही साथ क्या उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इन सारी चीज को हमने देखा था अपने मॉनेटरी पॉलिसी में। तो इतना चीज देखने के बाद फिर हम आगे बढ़े थे हम अपने आरबीआई एक्ट पे। ठीक, तो दो चीज था, एक आरबीआई एक्ट 1934 हमने देखा था और दूसरा देखा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक, तो ये दो एक्ट हमने देखा था। और इन दो एक्ट देखने से पहले हमने एक चीज देखी थी जो आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि आरबीआई बना कैसे। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक, दैट मींस हिस्ट्री ऑफ आरबीआई क्या है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका आरबीआई बना है, सबसे पहला एक्ट कौन था, कितने गवर्नर थे, सबसे पहला गवर्नर कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, अभी रिसेंटली कौन चल रहे हैं, ये सारे हिस्ट्री अब तक का हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। और उसी में आपका आरबीआई एक्ट था और रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था। ठीक, तो यहाँ पर नेशनलाइज हो गया था आपका आरबीआई, इसके पहले तक वो प्राइवेट बैंक था। ठीक है, तो इतने चीज देखने के बाद दो आपके मेन और टॉपिक बचे थे यूनिट 1 में। वो था आपका एनपीए, दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने देखा था मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और एनपीए क्या है, इसके बारे में देखा था हमने अपने पूरे यूनिट 1 में। उसके अंदर एनपीए को फिर आगे उसके सब्सिडीज कौन है आरबीआई के, ये भी देखा था। यहाँ पर जगह नहीं बचा है तो मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ, सब्सिडीज कौन कौन थे आरबीआई के, उसको भी देखा था हमने। तो बहुत सारे सब्सिडी, मैंने आपको 4-5 सब्सिडी बताया, 4 सब्सिडी बताए थे। कुछ जो आपके सिलेबस है उसको हमने समझाया भी था। ठीक है, चलो, तो इतना चीज कंप्लीट करते हुए हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं और यूनिट 2 पे चलते हैं। अब जब आपने एक ओवरव्यू ले लिया है कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या काम करता है, किस ऑब्जेक्टिव से ये बैंकिंग सिस्टम लाया गया है, इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने के बाद ही अब आपका जो यूनिट 2 स्टार्ट हुआ है उसमें आपको देखना है कि अब मेनली जो है वो आपका इस वाले में
फोकस है किस पे, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। कमर्शियल बैंक कैसे काम करता है, पर्टिकुलरली बस कमर्शियल बैंक का हमें समझना है यहाँ पर। आगे और सारे टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, बट सिंपली अभी स्टार्ट जो आपका इंट्रोडक्शन होगा यूनिट 2 का वो इसी से है कि कमर्शियल बैंक क्या है। थोड़ा सा हमने यूनिट 1 में समझा भी था, बट ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं देखे होंगे आगे के लेक्चर्स, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक क्या है इसको एक बार समझेंगे वापस से, क्या फंक्शन है उसका, और फिर आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस पे। ओके, सो सबसे फर्स्ट आपका जो स्लाइड है उस पे है कि कमर्शियल बैंक ऑपरेशनल है क्या। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स रिफर्स टू द डे टू डे फंक्शनिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक, सिंपली आपको मतलब समझाया, तो थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं कि कमर्शियल सेंट्रल बैंक कौन था आपका, सेंट्रल बैंक था आपका आरबीआई। ठीक, यूनिट 1 में समझा था कि आरबीआई जिस तरीके से काम करता है, जो जो पॉलिसीज बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जितने भी परसेंटेज इंटरेस्ट पे उसको लोन देना होगा, या कमर्शियल बैंक बाकी लोगों को लोन देगा, या उनसे जो भी उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट लेगा, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। तो ये सब चीज डिसीजन लेने का काम कौन है, अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। इस अथॉरिटी के बेस पे काम कौन करता है, आपका काम आपका करता है कमर्शियल बैंक। ठीक, कमर्शियल बैंक ये काम करता है। और मैंने आपको फंक्शन भी समझाया था कि कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या है। तो जो भी बैंक है, जो भी बैंक है उसका मेन दो पार्ट में हमने फंक्शन को डिवाइड किया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया होगा। ठीक, कुछ एसेट्स हैं बैंक के और कुछ क्या है, लायबिलिटी। जैसे कि आप अपने कंपनी का अकाउंट बनाते हो तो एक साइड एसेट होता है, एक साइड लायबिलिटी होता है। कंपनीज के कुछ एसेट्स होते हैं, उसके मशीनरी प्लांट ये सब उसके एसेट्स हो गए। लायबिलिटी कहीं से उसने उधार लिया है, ठीक है, देना हो उसको पैसा हो, तो वो सारी चीज उसकी लायबिलिटी हुई। बैंक के केस में क्या एसेट और लायबिलिटी है, तो एसेट उसका है एक लॉन्ग टर्म चीज है, एक शॉर्ट टर्म चीज है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, जो भी वो लोन देता है, लोन्स वो दे रहा है, कैसे लोन यहाँ पर उसका एसेट हो गया, क्योंकि बैंक लोन देगा तो वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दैट मीन्स वो उसके पास पैसा आ रहा है, तो इसलिए उसका क्या हो गया, ये एसेट हो गया। और शॉर्ट टर्म में क्या होते हैं, एडवांसेस होते हैं, जिसमें अलग से बाइफरगेट हमने किया था, कैश क्रेडिट हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया, ये सब उसके एडवांसेस जो वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, एज अ सर्विस वो प्रोवाइड करता है कि ठीक है आपके बिहाफ पे हम आपका बिल पेमेंट कर देते हैं, लेकिन हाँ उसके बदले वो सर्टेन अमाउंट फीस के तौर पे या इंटरेस्ट के तौर पे वो लेता है। तो इसलिए ये भी इसका क्या हो गया, एसेट हो गया। लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज को हमने दो पार्ट में किया था, एक था आपका डिमांड डिपॉजिट, एक था आपका डिमांड डिपॉजिट और दूसरा था आपका टर्म डिपॉजिट। जो आपका डिमांड डिपॉजिट है वो क्या चीज है, जो भी आपका करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाला डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट जो है, क्यों लायबिलिटी है बैंक का, तो बैंक का लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो जब भी एक सामने जो उसका कस्टमर है, जो उसका क्लाइंट है, वो जब भी विड्रॉ करने के लिए आएगा, वो अपना जितना भी सर्टेन अमाउंट उसके अकाउंट में है उसमें से जितना भी अमाउंट वो निकालना चाहे, वो जब चाहेगा तब वो डिमांड करके निकाल लेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। ठीक, कि कभी भी वो उसमें डिपॉजिट कर सकता है। अब आज ही डिपॉजिट किया है, मान लो आज किसी ने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, मैं बैंक में हूँ, मैंने उस 1 लाख को कहीं और पे इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी वो 2-3 दिन या महीने भर बाद तो आएगा, महीने भर बाद ही अपना पैसा लेने आएगा, लेकिन क्या पता उसको अगले दिन ही जरूरत पड़ गई और वापस से आके 1 लाख रुपए निकालने के लिए आ गया, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया हमने कहीं और उसको इन्वेस्ट कर दिया है तो अभी नहीं दे सकते। ठीक, तो ये काम तो नहीं कर सकता बैंक। तो जब भी जो भी डिमांड करेगा, जो भी कस्टमर उसको डिमांड करेगा सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में से, उसको वो देना ही देना पड़ेगा व्हेनेवर द पर्सन आस्क। ठीक, टर्म डिपॉजिट क्या हो गया, टर्म डिपॉजिट में आपका आ गया एक रिकरिंग अकाउंट और एक आ गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट जिसमें सर्टेन टाइम लिमिट होता है, सर्टेन टर्म होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उस टर्म के बाद अगर वो इंसान आता है लेने तो उस बैंक को देना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों ही चीज किस में आते हैं, आपके बैंक के लायबिलिटीज में आते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, क्लियर है। तो अब इसी को ध्यान रखते हुए, इतनी चीज को हमेशा ध्यान रखना, किस केस में, आरबीआई के केस में ध्यान मत रखना, इसको किस केस में याद रखना है आपको, कमर्शियल बैंक के केस में याद रखना है।
कि कमर्शियल बैंक का मेन काम जो है वो यही है, ठीक। इसके अलावा वो बहुत सारे अलग काम करता है, एज अ एजेंट काम करता है, बहुत सारे रिलेशनशिप है आपके कस्टमर के साथ, अलग अलग हम देखेंगे उसको, नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है। लेकिन मेनली जो मेन फंक्शन है उसको याद रखना कि मेन काम क्या है आपके बैंक का। चलो, तो जो डे टू डे फंक्शनिंग है, ये जो आपका कमर्शियल बैंक है, इसका काम हमने समझ लिया। अब इस काम को डे टू डे करना, हर दिन उस काम को करना, हर दिन वो सर्विस देना, लोगों का डिमांड डिपॉजिट लेना, विड्रॉ देना, उनको लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना, ये सर्टेन सारे काम डे टू डे फंक्शनिंग में करना, रोज करना, यही कहलाता है आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लियर है? फिर बात आती है कि मैम मेजर बैंकिंग ऑपरेशंस कौन कौन से करता है, एक बार ये भी समझा दीजिए। कौन कौन से मेजर बैंकिंग ऑपरेशन कमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाते हैं? नॉर्मल बेसिक तो हमने देख लिया यहाँ पर कि ये सारे चीज किए जा रहे हैं, इतना चीज तो हम समझ गए, हमें याद भी हो गया है क्योंकि हमने इतनी बार इसको पढ़ लिया है। आई होप अब आपको याद हो गया होगा ये सारी चीज, ठीक। तो जो मेजर इसके ऑपरेशंस हैं कमर्शियल बैंक के, सबसे पहला जो आता है वो आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे पहला काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो चाहे टर्म डिपॉजिट हो, अब मैं डीडी और टीडी करके लिखूंगी, ठीक। डिमांड डिपॉजिट हो चाहे टर्म डिपॉजिट हो, उस डिपॉजिट को लेना, एक्सेप्ट करना बैंक का काम है। वो जब भी कस्टमर आएगा, जो भी बैंक का टाइमिंग है उसके अंदर वो आता है तो उसको मना नहीं कर सकता है, उसको जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है अब कमर्शियल बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक। दूसरा है ओपनिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स अकाउंट। अकाउंट ओपन करना और उनको मेंटेन करते चलना, उसमें केवाईसी की जरूरत है, एटीएम कार्ड की जरूरत है, एटीएम का सर्विस देना है, क्रेडिट सर्विस देना है, जो भी सर्विसेज देना है, जो भी मेंटेनेंस आपका अकाउंट उसमें मांगता है, उन सब चीज को मेंटेन करना, खाता खोलना और मेंटेन करना, ये किसका काम है? कमर्शियल बैंक का ही काम है, सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। याद रखना, सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, अकाउंट्स ओपन नहीं करता है, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक का बैंक है और गवर्नमेंट का बैंक है, आरबीआई। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो हमारा और आपका बैंक है, जिसमें हम अपने पैसे जमा करते हैं और हमारा अकाउंट वहां पर मैनेज होता है। तो ये था आपका दूसरा काम कमर्शियल बैंक का। तीसरा है लेंडिंग एंड क्रेडिट ऑपरेशन। क्या है तीसरा काम, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया भी है? लेंडिंग एंड क्रेडिट ऑपरेशन, ये जो यहाँ पर लिखा है, ठीक। सो कमर्शियल बैंक का काम क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, मेंटेन करो, अकाउंट को मेंटेन करो अपने कस्टमर्स के, और साथ ही साथ उनको अगर उधार की जरूरत है, लोन की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है तो उसको भी प्रोवाइड करो। इसीलिए क्रेडिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, लोन प्रोवाइड होता है। तो ये सारी चीज़ किस लिए हैं? आपके कमर्शियल बैंक के काम है, ठीक। नेक्स्ट आता है पेमेंट सेटलमेंट ऑफ सर्विसेज। अगर आप बैंक को एज अ अपना एजेंट बनाए हो, उसकी सर्विस ले रहे हो, तो उसको एज अ अपना एजेंट बनाकर उससे अपना पेमेंट सेटलमेंट करवा सकते हो। जहां पर भी आपने कहीं पर अपना सामान बेचा हो, क्रेडिट पे बेचा हो, उधार पे बेचा हो, तो वहाँ सेटलमेंट कराने का काम कि मेरा पैसा वापस वहां से मिल जाए, तो वो काम, ये सब काम भी कौन कर सकता है? आपका ये कमर्शियल बैंक कर सकता है। तो ये इसका चौथा ऑपरेशनल बैंकिंग ऑपरेशन है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है रेमिटेंस सर्विसेज। सिंपल सा मतलब है रेमिटेंस का, ट्रांसफर करना फंड्स को, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जो पैसा है उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, या वो आपके डोमेस्टिक एरिया में भी हो सकता है, मतलब आपके कंट्री में रह के भी हो सकता है, और अब्रॉड जो क्रॉस एरिया है उसमें भी हो सकता है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना भी किसका काम है? आपके कमर्शियल बैंक का ही काम है, ठीक। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आता है एजेंसी सर्विसेज। जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक एज अ एजेंट काम भी करता है, जिसमें आप अपने बैंक को अपना एजेंट बना के अपनी जो भी फाइनेंशियल चीजें, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसको आप लेकर एज अ एजेंट कमीशन लेगा, बैंक अपना फीस लेगा एक तरीके से, और फिर आपका काम वो कंप्लीट करेगा। जितने भी सेटलमेंट करना होगा, पेमेंट सेटलमेंट करना होगा, वो सब आपका एज अ कमर्शियल बैंक जो है वो काम करता है। तो ये इसका सिक्स्थ बैंकिंग ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट लास्टली आता है आपका यूटिलिटी सर्विसेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको सबके लिए है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यूटिलिटी जब हमने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स यूनिट, यूटिल से बना है ये मेजर, ठीक। यूटिल उसका मेजर है, यूटिलिटी उस वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या हो गया सिंपली कि कौन सी ऐसी चीज है, द मोस्ट सेटिस्फाइंग पावर किसके पास है, ठीक। तो आप एज अ बैंक हो तो यू आर
अ मार्केटर, आप किसी चीज को बेच रहे हो, ठीक, आप सर्विसेज दे रहे हो, यूटिलिटी सर्विसेज दे रहे हो, जिसमें कस्टमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड रहे, तो वो कौन कौन सर्विसेज दे रहा है? एटीएम प्रोवाइड करना, इंटरनेट बैंकिंग करना, लॉकर प्रोवाइड करना, जिससे क्या हो रहा है, जो कस्टमर है, जैसे हम और आप कस्टमर हुए बैंक के, तो हम अपने पैसे को डिपॉजिट भी कर पा रहे हैं, उनसे लोन भी ले पा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लेके अपना अमाउंट से ज्यादा हम खर्च भी कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ कभी भी विड्रॉ करना हो तो बैंक जाना नहीं पड़ेगा, हमें एटीएम सर्विसेज दिए जा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि जाना नहीं पड़ रहा है। कहीं पैसा ट्रांसफर करना हो, कहीं से ट्रांसफर लेना हो, तो ये जो डेबिट क्रेडिट करना है अपने अकाउंट में, ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या मान लो केवाईसी कराना हो तो ऑनलाइन कर सकते हैं, जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी फैसिलिटी क्यों है? ताकि आपकी यूटिलिटी को इंक्रीज किया जाए, आपको सेटिस्फाई किया जाए मोर देन मोर, ठीक। लॉकर फैसिलिटी दी जा रही है कि अगर कुछ कीमती सामान है, घर में सेफ नहीं है, चोरी हो रही है, तो घर पे नहीं रख सकते हैं, लॉकर नहीं है बढ़िया सेफ वाला, तो आप जाके बैंक में ही रख दो, सर्टेन वो फीस लेगा, लेकिन आपका सामान जो रहेगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, ज्वेलरी हो, एनीथिंग, ऑर्नामेंट्स कोई भी हो, वो सब चीज वहां पर सेव रहेंगे। तो ये क्या है? यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो कि बैंक के द्वारा दिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये थे मेजर बैंकिंग ऑपरेशंस, किसके द्वारा किए गए? कमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाते हैं जो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आगे देखा जाए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि कमर्शियल बैंक क्या है, ऑपरेशनल्स कौन कौन से करता है। तो कमर्शियल बैंक डे टू डे फंक्शनिंग करता है, सर्विसेज जो भी कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है वो सब करता है। ये सारे मेजर उसके बैंकिंग ऑपरेशंस हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ एक बार कि आपका LU BCom 4th सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस चल रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के साथ क्लासेस, 100% सिलेबस कवरेज रहेगा, मेंटरशिप मिलेगा आपके तीनों एजुकेटर के साथ, जो कि आप जानते ही होंगे पहले से, ठीक। 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा। हाउ? व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो, तो वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, वहां पर जितना भी सपोर्ट, जो भी टाइप के क्वेरीज होंगे वहां पर क्लियर किए जाएंगे। जल्दी जाके एनरोल कर लो आपका, और मिलो हमसे ऐप पे, ओके। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, वो है आपका बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक। अब यहाँ बैंकर कौन है? याद रखना, एक बैंक है जो कि आपका RBI है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। दूसरा जो बैंक है वो है आपका कमर्शियल बैंक, ठीक। RBI को सेंट्रल बैंक कहते हैं, ये बैंक कमर्शियल बैंक। और तीसरा पर्सन कौन है आपका यहाँ पर? कस्टमर, दैट मीन्स यू एंड मी, ठीक, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक, आप सब, आपके फैमिली मेंबर्स, कोई कंपनी है, कोई भी सर्टेन XYZ, कोई भी XYZ ही लिख देती हूँ, कोई भी पर्सन, सिर्फ यू एंड मी, मुझे और आपको ही मत समझना सिर्फ, ठीक, एनीबॉडी XYZ, कोई भी पर्सन हो, वो सब इसके, जिसका भी उस बैंक में खाता है, अकाउंट है, वो सब बैंक के कस्टमर हुए, ठीक। तो अब याद रखना, ये जो बैंक है RBI, वो या तो इसके लिए काम करेगा या तो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, ठीक। ये गवर्नमेंट के लिए या तो आपस में, ये इन्हीं दो लोग काम करेंगे आपस में, ठीक। जो बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप यहाँ बात हो रही है, जो बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है, वो बात हो रही है इनकी, वो बात हो रही है इनकी, ठीक। कि ये जो कमर्शियल बैंक है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, HDFC हो, ICICI बैंक हो, कोई भी बैंक हो, ठीक, जो कि कमर्शियल बैंक कहलाती है, तो वो सारे बैंक और उनके कस्टमर, मतलब जो कस्टमर कौन हुए? जिनका उस बैंक में अकाउंट है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस किस टाइप के रिलेशनशिप है, इसके ही बारे में हम अपने इस टॉपिक में अब पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। मीनिंग देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर, बैंकर मतलब जो बैंक है, बैंकर एंड कस्टमर इज लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। अब लीगल लिखा है और कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा है, ठीक। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि बैंक और कस्टमर के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल जो आपका रिलेशनशिप बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि ब्लाइंडली एक जो इंडिविजुअल है, जो कस्टमर है, वो जा रहा है वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है ना, वहां पर वो किसी पर्सन को इंडिविजुअली वो खुद नहीं जान रहा है, बस वो भरोसा है कि RBI है, ये कमर्शियल बैंक में ये आपका बैंक है, सर्टन जो भी बैंक हो, वहां उस पर भरोसा है, उस एक ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा है, तो उसने वहां पर उसने अपना अकाउंट खुलवाया, तो एक लीगल सब कुछ लिखा पढ़ी के साथ होता है, ऑन पेपर रहता है, लीगल प्रूफ रहता है आपके फोन नंबर से, आपके ईमेल आईडी से, सब चीज से। तो ये आपका एक लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनता है बिटवीन अ बैंकर एंड अ
कस्टमर। क्रिएटेड व्हेन अ कस्टमर ओपन्स एन अकाउंट, कब बनता है? वही मैंने बताया, जब अपना अकाउंट कस्टमर खोलता है, क्योंकि जब अकाउंट खोलेगा अपना तब जाके उसको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर अपना नाम लिखेगा, अता पता लिखेगा, सब कुछ वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, नीचे एक एग्रीमेंट लिखा रहता है। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही एक काम होता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल एक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका मीनिंग हुआ किसका? बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप का। अब कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं इसको ही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप बनता है, याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मैम डेब्टर क्या है, क्रेडिटर क्या है, तो उसी को आज डाउट को मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहला जो है वही चीज है, डेब्टर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। दूसरा है क्रेडिटर और डेब्टर का रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप लिखा है। ठीक, कब बैंक क्रेडिटर होगा, कब कस्टमर क्रेडिटर होगा, कब बैंक डेब्टर होगा, कब कस्टमर डेब्टर होगा, इसको एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी जिसका पैसा है, सिंपल भाषा में बताएं, अगर जिसका पैसा है वो क्रेडिटर होता है, जिसको दिया जा रहा है वो डेब्टर हो जाता है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो क्रेडिटर और डेब्टर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसका पैसा है वो क्रेडिटर है, जिसको दिया जा रहा है वो डेब्टर है। यहाँ पर अगर पहला देखें, लिखा है बैंक इज डेब्टर, कस्टमर इज क्रेडिटर, आगे लिखा है डिपॉजिट अकाउंट। सिंपली क्या मतलब हुआ कि अगर आपका कस्टमर जो है डिपॉजिट कर रहा है, मतलब चाहे डिमांड डिपॉजिट कर रहा हो चाहे टर्म डिपॉजिट कर रहा हो, डिपॉजिट कर रहा है तो कस्टमर क्या हो गया है? कस्टमर का पैसा है, वो अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, दैट मीन्स कस्टमर यहाँ पर क्या हो गया? कस्टमर यहाँ पर क्रेडिटर हो गया। ठीक, जिसको डिपॉजिट कर रहा है दैट मीन्स बैंक को डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक यहाँ क्या हो गया? क्योंकि बैंक की लायबिलिटी हो गई, बैंक की लायबिलिटी हो गई ना, कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है तो वो बैंक की लायबिलिटी हुई, बैंक की लायबिलिटी हुई तो बैंक क्या हो गया? यहाँ पर डेब्टर हो गया। सिंपल सी बात है, यही चीज यहाँ पर लिखा है, डेब्टर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप। तो बैंक डेब्टर है, कस्टमर क्रेडिटर है, कब? जब आपका कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है पैसे को। ठीक, दो टाइप का हमने रिलेशनशिप इसको ऐसे देखा था, समझते हैं। शॉर्ट में लिखूंगी कि हमने जो देखा था कि ये बैंक है, उसका एसेट है और इधर लायबिलिटी है। लायबिलिटी में डिमांड डिपॉजिट आया, टर्म डिपॉजिट आया, और एसेट में एक लोन आया और एक एडवांसेस आया। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बैंक पैसा दे रहा है, बैंक दे रहा है लोन। ठीक, तो बैंक यहाँ क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। ठीक, तो इस केस में आपका कस्टमर क्या हो गया? कस्टमर डेब्टर हो गया, क्योंकि उसको उधार चुकाना है। ठीक, ये सेकेंड वाला जो है कि बैंक क्रेडिटर है, कस्टमर डेब्टर है जब वो लोन एडवांसेस दे रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ सब। ठीक, बैंक लोन एडवांस दे रहा है तो वो क्रेडिटर हुआ, किसको दे रहा है? कस्टमर को दे रहा है, तो कस्टमर वहां उधार लिया उससे तो वो आपका डेब्टर हो गया। ठीक, सिमिलरली डिमांड डिपॉजिट किया जा रहा है किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। बैंक का वो लायबिलिटी कस्टमर के द्वारा किया जा रहा है, तो वो कस्टमर क्या हो जाएगा? इसका कस्टमर अब यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा। किसको कर रहा है? तो बैंक को कर रहा है, तो दैट मीन्स बैंक जो हो जाएगा वो यहाँ पर डेब्टर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब वो मांगेगा तब उसको देना पड़ेगा, तो उधार में कौन है? अभी डिमांड डिपॉजिट हो रही है, टर्म डिपॉजिट हो रहा है, उधार उसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, तो वो डेब्टर हो गया, कस्टमर क्रेडिटर हो गया। यहाँ पर बैंक दे रहा है उधार, लोन दे रहा है, एडवांसेस दे रहा है, तो वो क्रेडिटर हो गया। किसको दे रहा है? अपने कस्टमर को दे रहा है, तो कस्टमर क्या हो गया? उसका डेब्टर हो गया। क्लियर है? ये दो रिलेशनशिप कभी नहीं भूलोगे, याद रखना ये दोनों चीज, इसी चार्ट के फॉर्म में याद रखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। तीसरा आता है आपका एजेंट और प्रिंसिपल का, एक्ट एज अ एजेंट। एक्ट एज अ एजेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में, एजेंट सर्विसेज जो दे रहा है वो, तो वो क्या कर रहा है? बैंक यहाँ पर अपने कस्टमर का क्या है? एजेंट है। ठीक, तो कस्टमर यहाँ क्या हुआ? कस्टमर ये प्रिंसिपल हुआ। ठीक, क्योंकि ये बैंक अपने कस्टमर का काम कर रहा है, तो कस्टमर यहाँ प्रिंसिपल हुआ, बैंक यहाँ पर एजेंट हुआ। कस्टमर इसको प्रिंसिपल होने के लिए, प्रिंसिपल है तो इसको क्या दे रहा है? इसको सर्टेन कुछ कमीशन दे रहा होगा, कमीशन दे रहा होगा,
या ऑब्लिक फी दे रहा होगा, फीस दे रहा होगा यहाँ पर, तो ये उसको फीस और कमीशन दे रहा है बैंक को, इसलिए ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। उसके बदले बैंक क्या कर रहा होगा, उसके चेक्स को कलेक्ट कर रहा होगा, चेक्स को उसको क्लियर कर रहा होगा, जितने भी बिल उसके होंगे, ये जनरली कौन कराते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे बिल्स हैं, पेमेंट करना हो, चेक बहुत सारा आता होगा, तो उन्होंने एज अ बैंक में हायर कर लिया अपने बैंक को कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करोगे, तो इसीलिए बैंक वहाँ पर एज अ एजेंट काम करता है और वो कस्टमर उनका प्रिंसिपल हो जाता है। चेक कलेक्शन करना हो, पेमेंट करना हो, बिल्स का एक्सवाइजेड जो भी फाइनेंशियली सर्विसेज प्रोवाइड करने हो, तो वो सारे सर्विसेज आपके बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये एजेंट और प्रिंसिपल का भी एक रिलेशनशिप यहाँ पर बनता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, फिर आता है बेलर और बेली, लेसर, लेसी। ठीक, ये तीन अब हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे। सो सिंपली जानना कि यहाँ पर बैंक क्या है और कस्टमर क्या है। तो यहाँ मैंने बैंक लिखा है, तीनों को एक साथ देखेंगे, और ये है आपका कस्टमर। ठीक है, सो बैंक यहाँ क्या है, बैंक एज अ यहाँ पर ट्रस्टी काम कर रहा है, एज अ बेलर काम कर रहा है, और एज अ लेसर काम कर रहा है। अब सबका मतलब क्या क्या है इंडिविजुअली देखेंगे हम एक एक करके, साथ में इसको भी लिख लेते हैं पहले कि यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन हो गया, कस्टमर हो गया। सिमिलरली बेली कौन हो गया, कस्टमर हो गया, और लेसी कौन हो गया, ये कस्टमर हो गया। ठीक है, ये तीन चीज हमें रिलेशनशिप देखना है, एक एक करके मतलब समझते हैं। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का क्या होता है मतलब, तो जो भरोसा करके अपना सामान या अपनी कोई भी कीमती चीज, वैल्यूएबल चीज सामने वाले को दे रहा है भरोसा करके, तो जिसको दे रहा है वो उसका ट्रस्टी होता है, जो दे रहा है वो बेनिफिशियरी होता है। ठीक, तो यहाँ पर कस्टमर अपना पैसा, अपना कोई ज्वेलरी या एनीथिंग, ठीक, वो बैंक को डिपॉजिट कर रही है, बैंक के पास रख रही है, तो इस भरोसे से रख रही है कि वहां पर सेफ रहेगा, सेफ कस्टडी रहेगी। तो बैंक यहाँ पर एज अ ट्रस्टी काम करता है, और जो दे रहा है दैट मीन्स कस्टमर, वो बेनिफिशियरी काम करता है। ठीक, ये एक चीज था। दूसरा रिलेशनशिप है आपका बेलर और बेली का। जनरली बेलर और बेली का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है कि अगर कोई सामान की बात की जाती है, एसेट की बात की जाए, दोनों एसेट की बात होती है वैसे, ठीक, दोनों एसेट की बात होती है। ठीक, कि अपने एसेट को हम किसी और को दे रहे हैं। ठीक, तो बेल और बेली का एसेट जो होता है वो ऐसा होता है कि हम अपना सामान सामने वाले के पास रखने के लिए दे रहे हैं कि उसको संभाल के रखना अपने पास। ठीक, तो यहाँ पर जो दे रहा होता है वो बेली कहलाता है, जो उसको रख रहा होता है वो क्या कहलाता है, वो बेलर कहलाता है। ठीक, ओह सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, वही मैं कहीं अलग क्यों लग रहा। यहाँ पर बैंक बेली है और जो दे रहा है वो बेलर है। ठीक, दे रहा है वो बेलर है और जो उसको रख रहा है वो कहलाता है क्या, बेली कहलाता है। क्लियर है अब चीज, ये चीज। और सिमिलरली ये भी ठीक कर लेना कि जो रख रहा होता है वो लेसी होता है, जो दे रहा होता है वो लेसर होता है। ठीक, तो यहाँ सिंपली यही मतलब हुआ कि जिसके पास है, जो रख रहा है उसका सामान जो सेफ कस्टडी में रखा है वो कहलाता है बेली या लेसी, और जो दे रहा होता है जिसमें दैट मीन्स कस्टमर जो है वो कहलाता है आपका बेलर और लेसर। ठीक, तो यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कि लॉकर फैसिलिटी अगर दी जा रही है, ठीक, तो लॉकर फैसिलिटी देने में बैंक एज अ बेली काम करता है कि हम आपका सामान अपने लॉकर में सेफली रख रहे हैं, तो जब तक आपका सामान हमारे पास है तो वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी, इसीलिए उसको लेसी कहते हैं कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपका सामान यहाँ पर सेफ रहेगा, और उसका हम चार्ज भी ले रहे हैं आपसे। ठीक, फ्री का सेवा नहीं है, हम उसका चार्ज भी ले रहे हैं, तो मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की हुई कि उसको हम वहां पर सेफ रखें, इसीलिए कस्टमर एज अ बेलर होता है और जो बैंक है आपका बेली होता है। सिमिलरली सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, ठीक, लेसर और लेसी का रिलेशन कब बनता है कि जब जो लॉकर में सामान रखा गया है उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है, ठीक, तो पैसा एज अ रेंट बेस, जनरली जो लेसर लेसी वाला कंसेप्ट है
वो कहीं रेंट से आया है, ठीक, रेंट पे अगर सामान देते हैं हम किसी को, ठीक, तो हम अगर रेंट पे अपना सामान यूज करने के लिए किसी और को दे रहे हैं, मान लो ये पेन है या ये बोर्ड है, मैंने किसी और को दिया किराए पे यूज करने के लिए, तो मैंने दिया किराए पे यूज करने के लिए, तो मैं कहलाई लेसर, जो कर रहा है यूज उसको कहेंगे लेसी, ठीक। तो यहाँ पर उस सामान को रखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट दे रही हूँ, तो मैं एज अ लेसर कहलाऊंगी अपने बैंक के लिए, और बैंक उसको रख रहा है, संभाल के रख रहा है, उसके लिए उसने पेमेंट भी लिया है, तो वो वहां पर लेसी कहलाएगा। सिंपल सा यही कंसेप्ट है, यही कुछ आपके रिलेशनशिप बनते हैं किसके साथ, बैंक और कस्टमर के साथ। चलो क्लियर होगा आई थिंक ये चीज कि हमने देख लिया कि कमर्शियल बैंक क्या है, कौन से उसके बैंकिंग ऑपरेशंस है, मेजर बैंकिंग ऑपरेशंस क्या क्या है, और क्या रिलेशनशिप बनता है आपके बैंक और कस्टमर के बीच में। इतनी चीज हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दिख रहा होगा कि आपका टॉपिक क्या है, तो वो टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ ही लिया है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि बैंक है उसका लायबिलिटी में आता है डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स आपके चार मेनली दो तरीके के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट, जिसमें दो बाइफरगेट किया गया, एक सेविंग है और एक करंट है, और टर्म डिपॉजिट में एक रिकरिंग है और एक फिक्स्ड है, ठीक। इतना मेजरली तो हमने समझ ही लिया है, ठीक। अब एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। जो पहला अकाउंट यहाँ लिखा है वो लिखा है डिपॉजिट अकाउंट, ठीक, इसकी बात कर रहा है ये डिपॉजिट अकाउंट की, ठीक। इसमें आता है आपका सेविंग अकाउंट, किसके लिए होता है, तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए होता है सेविंग अकाउंट, ठीक। सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए होता है, एनीबडी, ठीक। तो वो आपका सेविंग अकाउंट खोलता है। इस सेविंग अकाउंट में एक खास चीज क्या होती है कि आप सेविंग अकाउंट खोलते हो तो बैंक आपको सर्टेन इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ये मोटिवेट करने के लिए होता है कि सब कोई अपना खाता खोले, ठीक। खाता खोलेगा तो उसका सर्टेन परसेंटेज जो है एज अ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करेगा उस इंडिविजुअल को, ठीक। तो इसका एक खास चीज है, लिमिटेड विड्रॉवल होते हैं, आप सारा पैसा उसमें से निकाल नहीं सकते हो, ये लिमिटेशंस होते हैं। और साथ ही साथ ये होता क्यों है, ताकि प्रमोट कर सके सेविंग हैबिट, कि आपके अंदर बचाने का जो एक हैबिट है, जो एक आदत है, वो डाल सके बैंक, इसलिए। वो भी कहाँ पर, बैंक के पास, ताकि पूरी चीजों का निगरानी रख सके किसके पास कितना पैसा है, तो वो आपका बैंक में डिपॉजिट करो, बैंक वो उसको ध्यान दे उसके ऊपर। एक सेविंग हैबिट आपकी है कि आपके पास कैश आया तो आप उसको सीधे जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक। तो वहां से निकालने में अब तो वैसे बहुत आसान हो गया, यूपीआई आ गया है, तो सेविंग हैबिट थोड़ी सी धीरे धीरे खराब हो रही है कि बैंक में हाथ में फोन है, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, यहाँ तक कि 1-2 रुपए भी हम यूपीआई करते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा आदत खराब हो रहा है, इस पे भी कुछ लाना चाहिए बैंक को अब, ठीक। लेकिन ठीक है, मेनली जो सेविंग अकाउंट खोलने का मोटिव था वो यही था कि प्रमोट करना सेविंग हैबिट को, और साथ ही साथ उस पे एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करना ताकि ये आदत लगी रहे, ठीक। चलो, तो ये था आपका सबसे पहला सेविंग अकाउंट। दूसरा आता है आपका करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट था नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, खोला इसलिए गया था, नाम सही था, सेविंग अकाउंट मीन्स आपका सेविंग हैबिट लाने के लिए। सिमिलरली करंट अकाउंट जो है वो खोला गया है आपके बिजनेसमैन के लिए, ठीक। बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन जो है उनके लिए है, ये बिजनेस पर्सन लोग के लिए है, कोई इंटरेस्ट इस अकाउंट पे नहीं मिलता है, साथ ही साथ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक हद तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में था, इसमें लिमिट नहीं है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहाँ दी जाती है बैंक के द्वारा, कि एक ओवरड्राफ्ट बना के अपने अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये चार फैसिलिटी किसकी है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, करंट अकाउंट के हैं आपके, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जो कि आपके किस में आ जाता है, टर्म डिपॉजिट में अब आ रहा है ये, ठीक। अभी तक किसका था ये दोनों, ये था आपके डिमांड डिपॉजिट में, ठीक। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, लमसम डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड। एक लमसम अमाउंट, आपका लमसम जितना भी अमाउंट आपके पास हो, वो एक लमसम अमाउंट आप किसी टर्म ड्यूरेशन के लिए, 5 साल के लिए, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, इतने ईयर्स के लिए आप अपने पैसे को एक फिक्स करते हो। उस फिक्स करने पे आपको कुछ सर्टेन सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो और सेफ हो, कोई रिस्क नहीं है इसमें, ठीक। ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, तो कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सेविंग अकाउंट से ज़्यादा हायर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, हायर इंटरेस्ट मिलता है, और प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड विथ पेनल्टी। और अगर आप इसको
जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आती, मतलब जितने साल का आपने किया तब तक उतना टाइम नहीं होता और आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको उसको तोड़ना हो, जब तोड़ते हो तो कुछ पैसा उसमें से कटता है, तब आपको मिलता है। तो एज अ पेनल्टी वो कटेगा और फिर आपको वो विड्रॉ करके देगा। तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? सर्टेन ईयर्स के लिए आपके कुछ पैसे को, लमसम अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है। क्यों लोग करते हैं? ताकि वो थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट अर्न कर सके। रिस्क फ्री होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है ये, कोई इसमें रिस्क नहीं है। बैंक के पास पैसे जमा कर रहे हो, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है नीचे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसका क्या मतलब है? फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिटेड मंथली, हर महीने। फिक्स्ड अकाउंट क्या हो गया? यहाँ पर एक बार में ही, चाहे 10,000 करो, चाहे 20,000 करो, चाहे 1 लाख कर दो, चाहे जितना भी अमाउंट करना चाहो, एक बार में ही आप उस अमाउंट को फिक्स कर रहे हो। ठीक, तो वो आपका फिक्स अकाउंट हो गया। रिकरिंग का मतलब है, रिकरिंग का मतलब ये है कि बार बार करना हो, रिकर कर रहा हो, बार बार आ रहा हो, बार बार करना हो। तो उसका मतलब हुआ कि मंथली आप सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, जितना भी अमाउंट हो, प्रीमियम जैसा हो गया कि उतना अमाउंट आपको उस अकाउंट में डालना ही डालना है हर महीने। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। सुटेबल फॉर सैलरीड पर्सन, किस लिए सुटेबल है? कि हर साल सैलरी आती है, तो अपने सैलरी में से कुछ सेव करने के लिए हर महीने वो 10,000, 20,000, 30,000, वो हर महीने सेम अमाउंट, फिक्स अमाउंट है, यहाँ लिखा है फिक्स्ड अमाउंट, वो हर महीने उतना डिपॉजिट करते जाते हो अपने रिकरिंग अकाउंट में। ठीक, तो ये है आपका रिकरिंग अकाउंट। फिर आते हैं कुछ आपके स्पेशल अकाउंट। स्पेशल अकाउंट्स में क्या है? ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, एनआरआई अकाउंट और सैलरी अकाउंट। ठीक, ये 4 टाइप के आपके अदर स्पेशल अकाउंट्स भी प्रोवाइड करता है आपका कमर्शियल बैंक। जिसमें सबसे पहला जो ज्वाइंट अकाउंट है वो जनरली होता है मैरिड पर्सन के लिए, स्पाउस जो है वो साथ में एक अकाउंट खोले। ठीक है, तो वो आपका ज्वाइंट अकाउंट हो गया। माइनर क्या होता है? अंडर 18 जो है, ठीक है, 18 अंडर जो है, उनका अगर अकाउंट खोला जा रहा है तो उसको माइनर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद एनआरआई अकाउंट, जो आपके नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उनका अकाउंट खुल रहा है तो उनका एनआरआई अकाउंट खुलता है। सैलरी अकाउंट, सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन अपना अकाउंट अलग से खुला रहा हो, उसमें से सैलरी आ रहा हो, जो जैसे कहीं भी काम करने जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो अपना खुद का एक अकाउंट खुलवाते हैं जिसको सैलरी अकाउंट कहते हैं। कि जितना भी सैलरी हर महीने का बन रहा है वो हर महीने उसी अकाउंट में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैलरी अकाउंट कहते हैं। तो ये था आपका पूरा डिटेल में हमने देखा इतनी चीजें। अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी आपकी, उसमें जो अदर आपके कंसेप्ट्स हैं उसको हम देखेंगे, जिसमें आता है चेक क्या होता है, चेक क्या है, कितने टाइप के चेक्स होते हैं, कब डिसऑनर ऑफ चेक हो रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ का स्टडी अब हमने अपने इसी यूनिट 2 में नेक्स्ट टॉपिक में करना है। ठीक, आई होप यहाँ तक का जितना हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें हमने देखा कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, बैंकिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हैं कमर्शियल बैंक के, उसको समझा, एक एक करके डिटेल में समझा है सारे चीज़ों को। थोड़ा सा रिवीजन भी मैंने कराया है पुराना। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि रिलेशनशिप क्या है बैंक और कस्टमर का, इस चीज़ को याद रखोगे तो क्रेडिटर डेप्टर कब हो रहा है, बैंक कब क्रेडिटर है, कस्टमर कब डेप्टर है, इन सारी चीज़ को आप क्लियरली समझ पाओगे। तो इसको भी ध्यान देना, यहाँ पर इस चार्ट को याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ कितने सारे टाइप के रिलेशनशिप्स आपके हैं कस्टमर और बैंक के, इसको भी समझा था। लास्टली कितने टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट ओपन हो रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक ही है जो अकाउंट ओपन करता है। ठीक, तो कितने टाइप के हो रहे हैं? तो सेविंग अकाउंट हो गया आपका, करेंट अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये 4 आपके इंपॉर्टेंट डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। और कुछ स्पेशल अकाउंट्स इसमें आते हैं आपके ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, एनआरआई अकाउंट और सैलरी अकाउंट। ठीक, चलो इसी के साथ आई होप अभी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना, जो कि आपके मोबाइल टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे चलेगा, जिसमें हम देखेंगे आगे की चीज़ों को। यूनिट 1 खत्म हो गया है, तो अभी भी जो भी बच गए हो कि अभी तक एनरोल नहीं कराए हो, जल्दी से जाके एनरोल करा लो, ताकि आप लैग मत करो। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पीछे मत रह जाओ, तो इसलिए आप जल्दी से एनरोल करा लो, ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस में आपके जितना भी चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही मैं समझा रही हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली हो जाए, क्लियर समझ में आए। जैसे मैंने एनपीए लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था, तो एनपीए क्या होता है कहीं नहीं दिया था, सीधे एनपीए जो एक्ट बना, एनपीए के लिए जो एक सरफराजी एक्ट है उसको समझाया गया था, सीधे वही लिखा था। लेकिन वो एक्ट आया क्यों है, तो एनपीए क्या होता है इसको समझेंगे पहले। आपके सिलेबस में एनपीए जैसा नहीं दिखा था, तो सिलेबस में एनपीए
क्या है पहले इसको समझ के फिर कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए हैं उसको समझा है, तो इस तरीके से आगे बढ़ा है। तो हर चीज़ों को रिलेट करते हुए हम समझ रहे हैं, हर चीज़ों को रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं। इसी के साथ आगे भी जो भी अभी तो सेकेंड यूनिट चल रहा है, थर्ड और फोर्थ यूनिट भी बचा है आपका, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, एनरोल कर लेना। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।